नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक लड़की की प्रेम कहानी है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नेहा तरुण से बहुत प्यार करती थी। नेहा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी तरुण के साथ ना हो। नेहा की माँ राधा अपने निकट के रिश्तेदार में ही शादी करना चाहती। तरुण का स्वयं का कोई व्यापार नहीं था, लेकिन वह चचेरे भाई जो एक बहुत बड़े लेखक थे का काम संभालते थे। नेहा को देखने लड़के वाले आते हैं। नेहा की माँ नेहा को जबरदस्ती तैयार करके लड़के वालों से मिलवाती हैं। नेहा बहुत विनती करती है कि वो तरुण के बिना जी नहीं पाएगी। नेहा की माँ धमकी देती हैं कि यदि तुम लड़के वालों से नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मजबूरन नेहा उन लोगों के सामने जाती है, लेकिन स्पष्ट कह देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। लड़का रवि जो एक डॉक्टर है, वो नेहा के सच बोलने पर खुश होता है और प्यार को पाने की शुभकामनाएं देकर अपने माता पिता को लेकर के चला जाता है। नेहा को उसकी माँ बहुत डांटती हैं। नेहा को उसके कमरे में बंद कर देती हैं। नेहा तरुण को फोन करके बुला लेती है और वो दोनों घर से भाग जाते हैं। नेहा के घर वाले नेहा की तलाश करने तरुण के घर जाते हैं। वहाँ तरुण की माँ उन्हें उल्टा सीधा बोल करके भड़का देती हैं। नेहा के घर वाले उस महिला के ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहते, इसलिए उसके भतीजे लेखक के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा देते हैं। तरुण और नेहा घर से भागने के बाद एक होटल में रुकने जाते हैं। होटल का मैनेजर बहुत काइया किस्म का आदमी था, जो एक नजर में ही पहचान लेता है कि दोनों अमीर घराने के भागे हुए प्रेमी हैं। वो नेहा का हाथ पकड़ लेता है तो तरुण को गुस्सा दिलाता है। तरुण उसे होटल में ही उस मैनेजर की धुलाई कर देता है। मैनेजर बदनामी से बचने के लिए माफी मांग लेता है, लेकिन उन दोनों की मजबूरियों का फायदा भी उठाना चाहता है। मैनेजर पर लालच हावी होने लगता है। होटल मैनेजर चाहता है कि पैसे भी बन जाएं और नेहा भी। तरुण वो युवा है जो होश में नहीं जोश से काम लेते हैं। तरुण और नेहा को होटल में रूम तो मिल गया, लेकिन वो दोनों घर वालों की तरफ से चिंतित थे। कमरे में जाकर के दोनों फ्रेश हुए, कॉफी ली, शाम के खाने का आर्डर लिखाया। दोनों चिंता मग्न एक दूसरे में खोए हुए थे। वेटर रूम में ही खाना पहुंचा गया। मैनेजर ने दोनों के खाने में नींद की दवा मिलवा दी। खाना खाते ही दोनों बेहोश हो गए। पुलिस नेहा और तरुण को शहर के चप्पे चप्पे पर खोज रही थी। नेहा के पापा और दादाजी बहुत बड़े रईस, तरुण के भैया भी माने जाने लेखक थे। दोनों प्रतिष्ठित परिवार के होने के कारण पुलिस को भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ रही थी। पुलिस पूछताछ करने तरुण के घर जाती है और लेखक मिस्टर भारत से तनातनी हो जाती है। शहर का पुलिस अधीक्षक मिस्टर भारत का अच्छा प्रशंसक और दोस्त था। भारत को वास्तव में ही नहीं पता था कि उसका चचेरा भाई तरुण किसी प्यार में पड़ करके इतना बड़ा कदम उठा लेगा। चाची तरुण की माँ भी कुछ नहीं बता पाती, लेकिन अपने बेटे तरुण को निर्दोष ही मानती हैं और सारा कसूर नेहा को ही बताती हैं। लेखक भारत एक समझदार इंसान था। उसे भी इस तरह भागना पसंद नहीं था, लेकिन चाची और तरुण की रक्षा करना अपना धर्म मानता था। मैनेजर डुप्लीकेट चाबी लेकर के तरुण और नेहा के रूम की ओर जाता है। रूम का लॉक खोल करके तरुण और नेहा के सामान की तलाशी लेता है, जिससे उनके घर वालों को जानकारी ले सके और नेहा तरुण के घर वालों से पैसा ऐंठ सके। नेहा के अस्त व्यस्त कपड़े देखकर मैनेजर की नीयत खराब हो जाती है। वो नेहा को
हासिल करना चाहता है। तरुण और नेहा दोनों बेसुध और बेहोश बेड पर पड़े थे। मैनेजर अपनी हवस की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। होटल मैनेजर फोन पर बात करते करते तरुण के रूम से बाहर चला जाता। मशहूर लेखक मिस्टर भारत नाबालिग लड़की के अपहरण में शामिल होने पर गिरफ्तार, पुलिस द्वारा पूछताछ जारी। सुबह अखबार के मुख्य पृष्ठ की खबर थी। तरुण और नेहा इस खबर को पढ़ नहीं पाए। होटल मैनेजर ने ये खबर पढ़ी तो डर गया, क्योंकि वो नाबालिग नेहा उसी के होटल में ठहरी थी। अखबार पढ़ते ही मिस्टर भारत के प्रशंसक सड़कों पर आ गए। कुछ युवा उनका विरोध कर रहे थे। इतना बड़ा लेखक और इतना गंदा काम। भारत के उपन्यास कहानियों की पुस्तक जलाई जाने लगी। चौराहों पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। चारों तरफ एक ही चर्चा, एक ही बात। कुछ पाठक जो समझदार थे वो जानते थे कि ये आरोप गलत है। मिस्टर भारत ऐसा अपराध नहीं कर सकते। उन्होंने अभी तक ना कोई बयान दिया। एक तरफ बहुत बड़ा पब्लिशर जो नेहा का चाचा था, दूसरी तरफ तरुण का चचेरा भाई जो लेखक था। मिस्टर भारत के परिवार में तरुण और उसकी चाची के अलावा कोई नहीं था। ज्यों-ज्यों खबर फैलती गई त्यों-त्यों लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मिस्टर भारत की मैनेजर गीता एक परित्याग महिला थी। एक वही थी जो मिस्टर भारत के लिए दौड़ भाग कर सकती थी। भीड़ की उग्रता देख करके गीता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि तरुण और नेहा के बारे में ना तो मिस्टर भारत जानते हैं, ना अभी जानते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। अभी थोड़ी देर में सच सबके सामने आ जाएगा। आप लोग जो उनके प्रशंसक बनते हैं, एक खबर से ही विचलित हो। अरे कम से कम उनके बयान का इंतजार तो किया होता, मामले की पूरी जानकारी तो कर लेते। इस तरह से विरोध करना, सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना सही नहीं है। गीता की बात प्रेस के माध्यम से सुन करके लोग अब शांत होने लगे थे। नेहा और तरुण अपने कमरे में दुबके पड़े थे और बाहर उन दोनों की नादानी की वजह से बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। होटल मैनेजर ने अपनी जान बचाते हुए पुलिस को फोन कर दिया कि एक लड़की और लड़का जो घर से भागे हुए हैं, इस होटल में रुके हुए हैं। पुलिस ने होटल पहुंच करके तरुण और नेहा को बरामद कर थाने पहुंचाया। तरुण और नेहा को अदालत में पेश किया गया। तरुण पर नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज था तथा उसके भाई मिस्टर भारत पर नाबालिग लड़की को भगाने में सहयोग का आरोप लगाया गया था। नेहा की मां भी अदालत पहुंच गई। नेहा ने घर जाने से इनकार कर दिया और तरुण के साथ ही रहने की इच्छा जताई। साथ ही अपने नाबालिग होने का प्रमाण भी दिया। अभी 3 दिन पहले ही वो 18 वर्ष की हो गई थी। कोर्ट ने अगली पेशी तक तरुण को हवालात में रहने का फैसला सुनाया। मिस्टर भारत को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नेहा ने कोर्ट में कहा कि मैं तरुण के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तरुण जेल में रहेगा तो मैं जेल में रहना पसंद करूंगी। तरुण ने मेरा अपहरण नहीं कराया है। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना चाहती हूँ। मेरी मां ने तरुण और मिस्टर भारत के खिलाफ झूठा केस दायर किया है। नेहा की मां सोनाली को नेहा के बयान से बहुत दुख हुआ। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। घर जाकर के उसने सामान फेंकना शुरू कर दिया, जो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। नेहा का वियोग उसे भारी दर्द दे रहा था। सोनाली को मानसिक अस्पताल ले जाया गया। कोर्ट ने नेहा और तरुण की शादी की जिम्मेदारी पुलिस को दे दी। कोर्ट द्वारा पुलिस को हिदायत दी कि तरुण और नेहा की शादी के साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करें। मिस्टर भारत अपने भाई और नेहा की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, जबकि नेहा के घरवाले चाहते थे कि तरुण और नेहा की शादी नहीं हो पाए। वो परिवारों की नाक का सवाल बन गया था। नेहा का प्यार। मिस्टर भारत ने अपने अनुबंध खत्म कर दिए। अब वो अपनी प्रकाशन हेतु कोई भी पुस्तक उनको नहीं देना चाहते थे। नेहा के परिवार में कोई भी नहीं जानता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इधर नेहा की मां सोनाली पागल हो चुकी थी और उधर इसके पापा की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। चारों तरफ से हानि और नकारात्मक सूचनाएं ही मिल रही थी। मिस्टर भारत द्वारा अपने अनुबंध खत्म करने पर उनका प्रकाशन कार्य में भी प्रभावित हो रहा था। नेहा और तरुण की शादी
बहुत बड़े मैरिज गार्डन में हो रही थी। मिस्टर भारत ने बहुत प्रयास किया कि सब कुछ भुला करके ये लोग अपनी बेटी की खुशी में शामिल हो जाएं, लेकिन नेहा के परिवार वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। शादी के बाद मिस्टर भारत ने नेहा और तरुण को स्विट्जरलैंड भेज दिया। 1 महीने तक दोनों एंजॉय करें और यहाँ की चिंता बिल्कुल नहीं करें। धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक होने लगा, लेकिन सोनाली का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन शाम को मिस्टर भारत को कुछ लोगों ने घेर लिया और जानलेवा हमला किया। बहुत बुरी हालत में उसे मृत समझ करके छोड़ गए। मिस्टर भारत को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। नेहा और तरुण हनीमून एंजॉय को छोड़कर तुरंत घर आ गए। मिस्टर भारत पर किए गए हमले से नेहा को बहुत गुस्सा आया। वो सुबह बिना बताए अपने घर गई और अपनी माँ चाचा को चेतावनी दी कि यदि मिस्टर भारत को कुछ हो गया तो वो भूल जाएगी कि इस घर में जन्म लिया था। नेहा ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि मेरे ज्येष्ठ मिस्टर भारत का कोई कसूर नहीं था, वो सच्चाई का साथ देने वाले इंसान थे, फिर भी आप लोगों ने उनको जान से मरवाने की कोशिश की है। मैं आज इस घर में प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मैं मिस्टर भारत को न्याय नहीं दिला देती, उन पर किए हमले का जवाब नहीं दे देती, तब तक पति के सुख से दूर रहूंगी, अपना एकांकी जीवन व्यतीत करूंगी, वंश आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अगर मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाई तो इसी घर में आत्मदाह करके जान दे दूंगी। नेहा को उसके पापा चाचा ने बहुत समझाने की कोशिश की। नेहा को इस घर में केवल छोटी चाची का विश्वास था। बड़ी चाची, दोनों चाचा, पिता, माँ, सबसे उसे नफरत थी। मिस्टर भारत का स्वास्थ्य सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। वो उसी दिन से कोमा में थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कब होश में आएंगे, आएगा भी या नहीं। नेहा सब कुछ भूलकर अपने पति के भाई मिस्टर भारत की देखभाल में जुट गई। नेहा वास्तव में एक समझदार और सच्ची लड़की थी, जिसे अपना माना उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाती थी। अपने प्यार के लिए घर-बार छोड़ दिया, अपने परिवार के लिए अब पूरी तरह समर्पित थी। नेहा की सास को ग्लानि होने लगी थी कि इस लड़की को मैंने दोषी ठहराया था, जबकि ये मेरे बेटे के लिए बहुत ही सही जीवन साथी है। नेहा के घरवाले नेहा की बातों से डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि नेहा अपने वचन के लिए अपनी जान पर भी खेल जाती है। उन्हें नेहा के बचपन की एक घटना याद आ गई। नेहा 6 वर्ष की थी। माँ के मजाक को मन में रख करके 3 मंजिल की छत से कूद गई थी। कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर बैठे ये लड़की। नेहा रात दिन मिस्टर भारत की देखभाल में पूरा समय निकालने लगी। वो अस्पताल से घर भी नहीं जाना चाहती थी। उसे इंतजार था कि कब इन्हें होश आए और मालूम हो कि इन पर हमला करने वाले कौन थे। नेहा डॉक्टर से डिस्कस करती, अन्य लोगों से जानकारी लेती कि कोमा से बाहर आने में कितने दिन लगते हैं, क्या इलाज कारगर रहेगा। वो चाहती थी कि मिस्टर भारत को इंडिया से बाहर ले जाया जाए। एक दिन शाम को वह डॉक्टर से मिलने गई। डॉक्टर साहब, मेरे भाई साहब को 3 दिन हो गए हैं, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, कोमा से कब तक बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर, देखो, मिस्टर भारत की इंटरनल चोटें बहुत गहरी हैं, सिर की अंदरूनी चोटें ज़्यादा हैं, सोचने समझने की क्षमता खो चुकी है। अभी उनके घावों को भरने दो, उनका मस्तिष्क ज़्यादातर डैमेज हो चुका है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मिस्टर भारत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कोमा से बाहर आने की कोई समय अवधि नहीं होती है, 1 दिन में आ जाएं, 10 साल में नहीं आ सकें, इसकी कोई निश्चित अवधि व गारंटी नहीं है। हम स्वयं विदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। माइंड की संरचना बहुत टिपिकल होती है। नेहा निराश हताश डॉक्टर के केबिन से बाहर आई। तरुण शाम को नेहा का खाना लेकर आया और कहा, अब तुम खाना खा करके आराम करो, घर चली जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। नेहा, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे प्यार के कारण आपके भाई इस हालत में हैं। इनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ।
तो इनको इस तरह छोड़ करके घर पर आराम कैसे कर सकती हूँ। तरुण भैया की इस हालत के लिए तुम अपने आप को दोष मत दो। हाँ, हमारी छोटी सी भूल का इतना भयंकर परिणाम मिला। नेहा ने तरुण को भी अस्पताल में रुकने के लिए राजी कर लिया। रात के लगभग 2 बजे मिस्टर भारत की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर ने भरसक प्रयास किया लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। नेहा को बहुत बड़ा सदमा लगा। थोड़ी देर में ये दुखद खबर पूरे शहर में फैल गई। मिस्टर भारत के प्रशंसक पाठक अस्पताल की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जो लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा हो। टीवी न्यूज़ रिपोर्टर तो बार बार इस अस्पताल पर उंगली उठा रहे थे कि जब 3 दिन से ये कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर क्यों नहीं किया। पुलिस ने 3 दिन में क्या किया, कितनों को अरेस्ट किया, नेहा के घर वालों को तसल्ली हुई या नहीं। शहर की शांति भंग हो रही थी। कुछ युवा तो अस्पताल में ही हंगामा करना चाह रहे थे, लेकिन मिस्टर भारत की मैनेजर ने उन लोगों को समझा बुझा करके शांत किया। मिस्टर भारत की चाची सदमे में थी। तरुण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस परिवार का पालनहार सबको छोड़ करके बहुत दूर चला गया था, जहां से वापस नहीं आ सकता है। मिस्टर भारत के प्रशंसकों ने जगह जगह पर प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। मजबूरन प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। शहर की आबो हवा खराब होती जा रही थी। लोग अपने प्रिय लेखक की मौत को हजम नहीं कर पा रहे थे। कर्फ्यू लगने पर भी भीड़ ने नेहा के पिता के बंगले पर पहुंच गई और उपद्रव करने लगी। पुलिस आई और कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, लाठी बरसाई। तब कहीं जाकर के मामला कुछ नियंत्रण में हुआ। लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह पोस्टमार्टम के बाद मिस्टर भारत का शव यात्रा के कारण कर्फ्यू में ढील दी गई, क्योंकि सभी लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते थे। नेहा ने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। वो अपने एक एक आंसू को अंदर ही अंदर पी गई। उसके दिमाग में बहुत बड़ा बवंडर चल रहा था। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की सोचने लगी। उसे अपने जन्मदाता से बेहद नफरत हो रही थी। उसे श्री कृष्ण का गीता उपदेश याद आ रहा था। कर्म और प्रतिज्ञा को पूरा करने में कोई आड़े आता हो तो उसे भी रास्ते से हटा दो। ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का संबंधी है। सुबह 10 बजे मिस्टर भारत की शव यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई निकली। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और मोक्ष धाम पहुंचते पहुंचते एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। सब ने उनके अंतिम दर्शन किए। अंतिम संस्कार के बाद युवाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर दी। अब तक मिस्टर भारत के हमलावरों को क्यों नहीं पकड़ा? पुलिस अधीक्षक स्वयं उस शव यात्रा में थे। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर मिस्टर भारत के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने डीएसपी को भी आर्डर दिया कि कल 10 बजे तक मिस्टर भारत के हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए। पुलिस उप अधीक्षक राजीव बहुत ही तेज तर्रार अफसर थे। पुलिस मुख्यालय जाते ही 2 टीम गठित की और दोनों में जाबाज बुद्धिमान कर्मठ अधिकारी लिए, जिनके लिए एक मुजरिमों को पकड़ना चैलेंज था। पुलिस की एक टीम ने नेहा के परिवार वालों पर शिकंजा कसा और दूसरी टीम ने अपने मुखबिरों का सहारा लेकर के अपराधियों को दबोचना शुरू कर दिया। पुलिस को एक एक अपराधी की नब्ज पता होती है। 24 घंटे तो क्या, 10 घंटे में ही उन तीनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने मिस्टर भारत पर आक्रमण किया था। नेहा के चाचा ने पैसे के बल पर मानवाधिकार वाले पुलिस के खिलाफ खड़े कर दिए। राजीव किसी के सामने नहीं झुके और उन तीनों को हवालात में बंद कर दिया। टार्चर नहीं किया जा सका क्योंकि मानवाधिकार के सदस्य थाने में ही जम गए। सुबह कोर्ट में इन दरिंदों को पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करके इनसे सच्चाई उगलवाना चाहती थी। डीएसपी राजीव को रात भर की भागदौड़ के बाद कुछ घंटों के लिए आराम नसीब हुआ था। सुबह आगे पुलिस अधिकारी की जीप, उसके बाद उन हमलावरों की जीप कोर्ट की तरफ जा रही थी। तीनों हमलावर इस शहर के नहीं थे। एक सुपारी किलर, 2 पुराने डकैत थे जिन्हें मिस्टर भारत को खत्म करने का काम दिया गया था। कोर्ट से पहले जीप रोकी गई। तीनों को सावधानी पूर्वक उतारा गया। कोर्ट परिसर में 2 वकीलों में कहासुनी हो रही थी। बात बढ़ने लगी और अन्य वकील भी दोनों पक्षों के विपक्ष में खड़े होकर के लड़ने लगे। खूब भीड़ हो गई। रास्ता बंद हो गया। राजीव को उनकी लड़ाई
को खत्म कराने के उद्देश्य से कोर्ट परिसर में जाना पड़ा। तभी एक काले कोट वाला वकील आया और उन तीनों अपराधियों को एक एक गोली दे करके बोला, जल्दी से चबा डालो, इससे तुम कोर्ट में अंदर जाने से बच जाओगे। थोड़े से चक्कर आएंगे, पुलिस तुम्हें कोर्ट के बजाय अस्पताल ले जाएगी, अस्पताल से तुम्हें भगा दिया जाएगा। ओ बाद का काम है, जल्दी से चबाओ गोली। तीनों दरिंदों वकील की बात पर विश्वास कर बैठे और गोली को मुंह में ही रखा। तीनों के प्राण उनके शरीर को त्याग करके चल दिए। वहां पुलिस को चिढ़ाते 3 निर्जीव शरीर रह गए। जीप का ड्राइवर भीतर था, एकमात्र गार्ड जीप के बाहरी साइड में बैठा और वकील उन जालियों में से ही अपना काम कर गया जिन जालियों को कैदी की सुरक्षा हेतु जीप के पिछले हिस्से में लगाया हुआ था। अचानक से वकीलों की लड़ाई शांत हो गई। डीएसपी राजीव ने अपराधियों के पास जाकर के उनके निर्जीव शरीर को देखा तो अपना माथा ठोंक लिया। मिस्टर भारत के तीनों अपराधियों को कोई जहर देकर के मार गया। तीनों के शरीर नीले पड़ चुके थे। ये पुलिस की बहुत बड़ी हार थी। राजीव इस कांड से तिलमिला गया। इतना सातिर सफेद पोश उसे कभी नहीं मिला। राजीव सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस की गाड़ी में कोई इनकी हत्या भी कर सकता है। बड़ी सॉलिड चाल चली थी जिससे राजीव मात खा गया। राजीव के साथ साथ पुलिस की वर्दी पर एक और धब्बा लग गया। राजीव को उसकी लापरवाही के कारण लाइन हाजिर कर दिया गया। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। नेहा सब समझ रही थी कि ये सब किसका किया धरा है। नेहा अंदर ही अंदर उबल रही थी। वो मिस्टर भारत के हत्यारों को सजा देना चाहती थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नेहा के चाचा हार्ट अटैक के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए और नेहा के पापा बिजनेस टूर पर विदेश चले गए। नेहा की मम्मी पहले से ही मानसिक अस्पताल में भर्ती थी। नेहा सब कुछ भुला करके अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दे रही थी। एक दिन नेहा अपने घर गुमसुम बैठी थी। सास ने कुछ कहा लेकिन नेहा ने कोई ध्यान नहीं दिया। सास ने फिर कुछ कहा, नेहा ने अनसुना कर दिया। सास के तानों का जवाब नेहा ने बहुत ही भद्दे तरीके से दिया। तरुण की मां और नेहा की सास नेहा के जवाब से तिलमिला गई। नेहा उसी समय तरुण का घर छोड़ करके होटल में रहने चली गई। तरुण ने काफी समझाया लेकिन नेहा ने उसकी भी कोई बात नहीं सुनी। नेहा होटल से सीधे पागल के अस्पताल में अपनी मां को देखने गई। नेहा की मां नेहा को देखते ही खुशी से चिल्ला उठी। नेहा समझ गई थी कि उसकी मां सबको बेवकूफ बना रही है, ये बिल्कुल होश में है। नेहा को समझा बुझा करके उसकी मां ने घर भेज दिया। नेहा की छोटी चाची बहुत खुश हुई और नेहा को अपने पास रखा। दूसरे दिन नेहा की मां भी अस्पताल से घर आ गई। रात को नेहा और उसकी मम्मी एक ही रूप में थे। नेहा ने अपनी मां से उसका जीवन बर्बाद करने का कारण पूछा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी। नेहा ने अपनी मां से माफी मांगी और कहा, आप निर्दोष हो तो इस सफेद कागज पर लिख करके दो। नेहा की मम्मी ने कहा, तुम खुद लिख लो, मुझे नींद आ रही है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। नेहा ने एक सुसाइड नोट लिख करके उन नींदी माँ से हस्ताक्षर करवा लिए। कागज को एक टेबल पर रख करके माँ के पास सो गई। नेहा ने देखा कि उनकी माँ सो चुकी है। एक तकिया लिया और अपनी माँ के चेहरे को दबा दिया। नेहा की माँ एक झटके में ही हमेशा के लिए सो गई। नेहा अपनी माँ को मारकर वह सुसाइड नोट माँ के हाथ में पकड़ा करके अपनी रूम में चली गई। सुबह चाची द्वारा जगाने पर पता चला कि उसकी माँ ने रात को आत्महत्या कर ली। पुलिस आई, जांच की। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं मीनाक्षी अपने प्रायश्चित के रूप में आत्महत्या कर रही हूँ। मैंने ही मिस्टर भारत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरे कारण ही मिस्टर भारत की हत्या की गई। मैं इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी मौत का दोषी किसी को भी नहीं ठहराया जाए। नेहा पर किसी को शक नहीं था। नेहा की मम्मी की मौत की खबर सुन करके उसके चाचा और पापा दोनों घर आ गए। नेहा की चाची को थोड़ा थोड़ा शक नेहा पर था, लेकिन उसने चुप रहना ही उचित समझा। एक के बाद एक घटना ने पुलिस को कुछ सोचने पर मजबूर कर दी। नेहा अपनी चाची से नजरें नहीं मिला पा रही थी। पुलिस घर में आ चुकी थी। सुसाइड नोट पुलिस ने देखा तो एक बार में ही शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आत्महत्या करने वाला इंसान इतनी सुंदर राइटिंग में नहीं लिखता है। आत्महत्या कैसे की है ये भी अनुत्तरित था। पुलिस ने घर के सदस्यों से पूछताछ की। नेहा ने भी अपना बयान दिया।
पुलिस अधिकारी, तुम तरुण के घर से क्यों आई जबकि तुम उससे बहुत प्यार करती हो? तुमने अपने घर वालों को धमकी भी दी थी। नेहा, ये सच है कि मैं तरुण से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी सच है कि मैंने मिस्टर भारत के हत्यारों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैं अपनी सास की टोका टांकी से परेशान हो गई थी। फिर माँ अस्पताल में भर्ती थी, वो मेरे कारण मानसिक रूप से परेशान हुई, तो मैंने सोचा कि जो होना था सो हो गया, अपनी माँ से एक बार मिल लो। पुलिस, क्या आपने महसूस किया कि आपकी माँ आत्महत्या जैसे कदम उठा लेंगी? नेहा, नहीं, वो एकदम नॉर्मल थी और मुझसे मिलकर के बहुत खुश भी थी। पुलिस, अभी आप तरुण के पास जाएंगी या यहीं रहेंगी? नेहा, मेरी माँ चली गई हैं, अभी मैं यहीं रहूंगी। पुलिस ने सोनाली की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनाली के कमरे को सील कर दिया। पुलिस अधिकारी ने सोनाली के राइटिंग का कोई नमूना मांगा। नेहा ने अपनी राइटिंग का एक कागज पकड़ा दिया। पुलिस नेहा को संदेह से बरी नहीं कर सकी। दोपहर तक नेहा की मां की डेड बॉडी आई, फिर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के समय नेहा के चाचा व पापा उपस्थित थे। नेहा के चाचा ने नेहा को अब हमेशा यहीं रहने को कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली की मृत्यु सांस घुटने के कारण बताई। आत्महत्या में सांस कैसे बंद की गई होगी? चेहरे, शरीर के किसी हिस्से पर कोई चोट का निशान नहीं था। शाम को 2 लेडीज के साथ पुलिस की गाड़ी आई और पूछताछ हेतु नेहा को थाने ले गई। नेहा को मालूम था कि पुलिस को मेरे ऊपर शक हो गया है, इसलिए जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ करके जल्दी उठाना होगा। नेहा का अगला शिकार अपना जन्मदाता था। नेहा को पुलिस ने विस्तृत बयान लेकर के छोड़ दिया। नेहा बाजार से नींद की गोली ले आई, एक गोली खा करके सो गई। दूसरे दिन वो मौके की तलाश में लग गई कि कब अपने पिता से तरुण के भाई की मौत का बदला ले। शाम को अपने पिता की कॉफी में नींद की 10 गोलियां मिला दी। उसके पापा कॉफी पी करके अपने कमरे में चले गए और अधिक मात्रा में नींद की गोलियां पेट में जाने के कारण सो गए। नींद में सोते ही हमेशा के लिए सो गए। सुबह वो अपने कमरे में मृत पाए गए। नेहा आराम से अपने कमरे में सोती रही। सुबह नेहा के पिता की अचानक मौत से सभी सदमे में थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हृदय गति मृत्यु का कारण बताया गया तथा नींद की गोलियों से अटैक आ गया हो सकता है। नींद की गोली तो भाई साहब ने आज तक नहीं खाई, फिर आज क्यों? सबको ये बात गले से नहीं उतर रही थी। पुलिस को शक अब भी नेहा पर ही था। नेहा को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया। नेहा पर पुलिस को शक तो था ही, लेकिन कोई सबूत नहीं। नेहा के मम्मी पापा दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। नेहा ने जो कदम उठाया वो नादानी का ही था। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हम स्वयं करें, क्योंकि बच्चे प्यार की भावुकता में पड़ करके कभी कभी गलत हाथों में पड़ जाते हैं। बच्चों में इतना अनुभव नहीं होता कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। नेहा ने बहुत ही अच्छे इंसान तरुण से प्यार किया, लेकिन वो अपने परिवार की भावनाओं को समझ नहीं सकी। अगर थोड़े से धैर्य से काम लेती तो कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता और नेहा को अपनों का कातिल नहीं बनना पड़ता। नेहा के चाचा पुलिस स्टेशन गए, नेहा से मिले और इन हत्याओं के बारे में सच सच बताने को कहा। नेहा ने भावावेश में जो गलत कदम उठाया उसका पश्चाताप हुआ। नेहा भी क्या करे। नेहा पर मिस्टर भारत का बहुत बड़ा एहसान था, जिसका नेहा और मिस्टर भारत के अलावा किसी को पता नहीं था। नेहा ने मिस्टर भारत का स्थान अपने पिता से भी ज्यादा दे रखा था। आज से 5 साल पहले जब नेहा को हॉस्टल में डाला था, तब एक दिन नेहा शाम को हॉस्टल के बाहर टहल रही थी। तब उसे 2 बदमाश अपहरण करके ले जा रहे थे। मिस्टर भारत अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्हें भनक लगी कि ये बदमाश इस लड़की को कहीं से जबरदस्ती लाए हैं। मिस्टर भारत ने उन दोनों का पीछा किया, उनके अड्डे तक गए। मिस्टर भारत एक लेखक थे, इस तरह की कहानियां खूब लिखी थी, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़े का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने उन बदमाशों को समझाया,
उनके बॉस को बुलाया। वो बदमाश उस 13-14 वर्षीय लड़की का सौदा करना चाहते थे, उससे पहले उसकी असमत लूटना चाहते थे। मिस्टर भारत ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर भारत ने रुपयों का लालच दिया तो बॉस को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बॉस, बता बाबू, कितना पैसा खर्च कर सकता है इस लड़की को छुड़ाने के लिए? मिस्टर भारत, जितना तुम चाहो। बॉस, इसे बेच करके हम 10 लाख बना लेंगे, और इसके साथ मिस्टर भारत, तुम्हारी शारीरिक भूख शांत करने के लिए 50,000 रुपए तथा इसको मुक्त करने के 10 लाख रुपए चेक अभी ले लो और इसे छोड़ दो। 10.5 लाख का सौदा बिल्कुल बुरा नहीं था तीनों के लिए। मिस्टर भारत ने अमाउंट भर करके साइन करके चेक दे दिया। जाते जाते वो लोग मिस्टर भारत की फोन की सिम निकाल करके फोन को तोड़ करके चले गए, जिससे मिस्टर भारत किसी को फोन नहीं कर सके। इतना करने पर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। एक लोहे के सरिया से मिस्टर भारत के सिर पर के मार करके बेहोश कर गए। नेहा तो डर से भयभीत होकर के रो रही थी। मिस्टर भारत को जैसे तैसे होश आया। रात बहुत हो चुकी थी, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर 2 दिन पहले ही गांव गया हुआ था, बाहर कहीं जाना नहीं था, सो उन्हें ड्राइवर की विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। किसी तरह से नेहा को लेकर के घर गए। तरुण ने उन्हें देखा तो घबरा गया। मिस्टर भारत ने उसे बताया कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे सिर पर पे चोट आई है। यानी चाची, यानी कि तरुण की माँ को बताने की जरूरत नहीं है। सहमी सी डरी सी नेहा उस रात मिस्टर भारत के घर पर ही रुकी। हॉस्टल में नेहा की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सुबह तक मिस्टर भारत की हालत काफी हद तक सुधर चुकी थी। मिस्टर भारत ने नेहा से वचन लिया कि इस दुर्घटना का जिक्र किसी से नहीं करेगी। उसी दिन तरुण और नेहा के बीच प्रेम के अंकुर पनप गए। नेहा को हॉस्टल पहुंचा दिया गया। ये बात बताते वक्त नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बताओ चाचू, इतना कोई कर सकता है क्या? उस धर्म पिता की मौत मेरे माता पिता द्वारा करवाई गई। क्या मिस्टर भारत ने एक पिता का फर्ज नहीं निभाया? अनजान होते हुए भी उन्होंने मेरी इज्जत और जान बचाई। उस इंसान के लिए मैं कई जन्म न्यौछावर कर सकती हूँ। नेहा के चाचा केशव काफी देर तक कुछ बोल भी नहीं पाए। नेहा की बात सुनकर के केशव को कुछ कहते नहीं बना। एक तरफ उनकी भतीजी जो एक कातिल थी, वो भी अपने माता पिता की, दूसरी तरफ अपने भाई भाभी के अपराधी को सजा दिला करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना था। केशव के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। अपनी लाडली और भाई की एकमात्र संतान को भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। नेहा को सजा भी नहीं होने देना चाहता था। केशव नेहा को धीरज बंधा करके घर आ गया। वो आज बहुत पीड़ा महसूस कर रहा था। केशव जानता था कि मिस्टर हमले में भाई का कोई हाथ नहीं था, सारा किया धरा केशव का ही था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता था और नेहा को बता करके उसकी नज़रों में गिरना भी नहीं चाहता था। नेहा को बचाना ही उसका प्रायश्चित होगा। केशव बचपन से ही नेहा को बहुत चाहता था। नेहा भी अपने चाचा की लाडली होने के कारण केशव को अपने माता पिता से ज़्यादा मान देती थी। तरुण के प्यार में केशव द्वारा नेहा का पक्ष न लेने के कारण वो नाराज थी। केशव ने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, नेहा को सजा नहीं होने दूंगा। तरुण नेहा से मिलने पुलिस स्टेशन गया। तरुण को नेहा ने धन्यवाद दिया कि लड़ाई का नाटक करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सहयोग दिया। नेहा तरुण से और न अपनी सास से नाराज नहीं थी। वो मिस्टर भारत की हत्या का बदला लेने अपनी सास से नाराज होने का नाटक कर अपने घर आई थी, जिसमें तरुण को पूरा सहयोग था। अब चूंकि नेहा मिस्टर भारत की हत्या का बदला ले चुकी थी, जो जेल जाना पूर्व निर्धारित था। उन दोनों की योजना इस प्रकार थी कि मिस्टर भारत की मृत्यु से आहत होकर के नेहा ने खाना छोड़ दिया था। तरुण ने बहुत समझाया कि नेहा जो हो गया उसे भूल जाओ, उधर भी तुम्हारे जन्मदाता हैं, उनको क्षमा कर दो। नेहा तरुण, मुझे याद है वो रात जिस रात मिस्टर भारत घायल अवस्था में थे और मुझे अपने साथ लेकर के आए थे। तरुण, हाँ याद है। नेहा, उस दिन मेरी जान बचाकर उन्होंने मुझे नया जीवन दिया था, वरना आज मैं किसी कोठे की शान बनी होती, किसी धनी अयाज के बिस्तर की शोभा बढ़ा रही होती। नेहा ने अपने अपहरण की पूरी कहानी तरुण को बता दी। तब तरुण और नेहा ने एक प्लान बनाया कि घर से झगड़ करके अपने घर जाना है और अपराधियों को सजा स्वयं देनी है। आज वे दोनों अपने काम को अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। मिलने का समय समाप्त
कह करके तरुण को नेहा के पास से हटा दिया गया। अब उनकी योजना का दूसरा पार्ट शुरू होना था। तरुण के जाते ही नेहा जोर जोर से हंसने लगी। थाने में उपस्थित सभी पुलिस वाले उसके हंसने का कारण नहीं जान पाए। वो पागलों की तरह हंस रही नेहा को पागलों की तरह देख रहे थे। नेहा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेहा हंसते हंसते रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा तो नेहा ने रोते रोते जमीन पर लौटने लगी। सभी परेशान थे कि इसे क्या हो गया, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रही है। नेहा अपने कपड़े फाड़ने लगी। तरुण द्वारा दिए गए ब्लेड से अपने हाथों और पैरों को काटकर घायल हो रही थी। खून निकल रहा था और वो यही चाहती थी। नेहा ने अपने सिर को दीवार में दे मारा, जिससे और रक्त बहने लगा। इंस्पेक्टर ने मजबूर होकर के अस्पताल ले जाने का निर्णय किया। वो नेहा को एक महिला सिपाही के साथ अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने नेहा की हालत देख तुरंत संभाला और उन पुलिस वालों को भी भला बुरा कहा। मुजरिमों को इस तरह से टार्चर करना कानून के खिलाफ है। इंस्पेक्टर ने बहुत सफाई दी कि इसे टार्चर नहीं किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर से काफ़ी खून बह गया है, इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारी जेल निश्चित है, नौकरी तो जाएगी ही। किसी मुजरिम को टार्चर करना बहुत बड़ा गुनाह है। इंस्पेक्टर बिना किए कि इतनी बड़े सजा महसूस कर आदमी कानून से डर गया। उसने मानवाधिकार आयोग के सदस्य सक्रिय हुए हैं, तब से पुलिस फूंक फूंक करके कदम रखने लगी है। डॉक्टर ने नेहा को ब्लड चढ़ाना शुरू किया। नेहा चुपचाप बेहोश पड़ी रही। तरुण ने अखबार टीवी वालों को गुमनाम फोन कर दिया और अस्पताल में देखते देखते रिपोर्टर्स पहुंचने लगे। अस्पताल में भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस हमारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस हमारी हाय हाय। इस तरह अस्पताल के बाहर लोग पुलिस के विरोध में नारेबाजी करने लगे। लोग समझ रहे थे कि नेहा को पुलिस द्वारा टार्चर किया गया है, जिससे उसकी हालत चिंताजनक हो गई है। ब्लड चढ़ाते चढ़ाते नेहा की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वो हिचकी लेने लगी, सांस उखड़ने लगी और फिर एकदम शांत पड़ गई। डॉक्टर ने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया और नेहा की चिंताजनक हालत से अवगत कराया। डॉक्टर ने इंस्पेक्टर के सामने नेहा की नब्ज चेक की और सी इज नो मोर कह करके बाहर निकल गया। बाहर भीड़ तक नेहा के मरने का समाचार पहुंचा तो लोग और उग्र हो गए, तोड़ फोड़ करने लगे। तरुण उन सब के बीच चुपचाप तमाशा देख रहा था, जैसे उसे इस तमाशे में आनंद आ रहा हो, जैसे उसे सब कुछ पता हो कि ऐसा ही कुछ होगा। अस्पताल से हंगामा बढ़ता जा रहा था। तरुण अब बेचैन होने लगा। नेहा का शव मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस छावनी बन गया था अस्पताल। पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अगर पुलिस को कोई नेहा का टार्चर करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उस थाने के समस्त स्टाफ को उस थाने से हटा दिया गया। लोग अब शांत होने लगे। रात के 2 बजे से अधिक समय हो रहा था। तरुण सबके चले जाने पर चुपके से मोर्चरी की ओर चला गया था। कैसा जमाना आ गया है, लाशों की भी चौकीदारी करनी पड़ रही है। कौन ले जाएगा यहाँ से इन बेजान शरीर को, हद होती है। अरे इस जगह किससे बात करूं? इस तरह बड़बड़ाता हुआ चौकीदार ड्यूटी दे रहा था। तरुण एक दरवाजे के सहारे चुपचाप उसकी गतिविधियों को देख रहा था। तभी उस चौकीदार ने अपना मोबाइल निकाला और पबजी गेम में डूब गया। तरुण ने अपना रुमाल निकाला और धीरे धीरे बढ़ते हुए चौकीदार के पीछे से मुंह पर लगा दिया। 2 मिनट बाद चौकीदार बेहोश हो गया। तरुण नेहा की लाश के पास पहुंचा और हल्का सा स्पर्श किया। नेहा अपने ऊपर पड़े अस्पताल के वस्त्रों को फेंक करके उठ खड़ी हुई। नेहा ने लंबी लंबी सांस ली और तरुण धीरे से कहा, दम निकल गई मेरी, जल्दी बाहर चलो। बाहर आते ही एक साया उन्हें गुड लक कह करके अस्पताल में घुस गया। नेहा और तरुण दोनों अंधेरे में चल रहे थे। बाहर आते ही गाड़ी में नेहा घुस गई और वहां रखे कपड़े बदल लिए। अपना लुक अधेड़ महिला जैसे बना लिया। अपने घर जाना खतरे से खाली नहीं था। वो शहर से दूर एक गेस्ट हाउस में घुस गए। अस्पताल में घुसे साये ने
चैन की सांस ली। लेकिन अब उसे नेहा के स्थान पर पहले से उपलब्ध एक युवा लड़की का शव रखवाना था। चौकीदार को अभी होश नहीं आया था। उस साये ने स्वयं उस अज्ञात लाश को नेहा के स्थान पर रख दिया। रोजाना एक काम था उसका, ये मृत शरीर के साथ काम करना, मृत प्राय लोगों का इलाज करना। वो साया कोई और नहीं, उस अस्पताल का मुख्य चिकित्सक था, जो तरुण का सगा मामा था। तरुण और नेहा के साथ मिला हुआ था, लेकिन नब्ज चेक करते समय कोई झूठ नहीं बोला था। जब नेहा का अपहरण हुआ तो मिस्टर भारत के कारण बच गई थी। सुबह मिस्टर भारत ने समझाया कि आज तो बच गई, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद करने के काबिल बनो और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लो। नेहा ने जूडो, कराटे, प्राणायाम, सांस रोकना, गुंडों से निपटना आदि आर्ट सारे सीख लिए थे। जब डॉक्टर ने नब्ज देखी तो नेहा ने कुछ समय के लिए अपनी सांस रोक ली। उस समय पुलिस इंस्पेक्टर भी था, इसलिए कोई झूठ नहीं चल सकता था। पहली बार पुलिस बिना गलती के दोषी मानी गई। डॉक्टर ने नेहा के रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी और चौकीदार को जगाया, जो बड़े आराम से एक टेबल पर सो रहा था। बड़े डॉक्टर साहब को सामने देख हड़बड़ा गया। साहबो, हाँ बोल, क्या सफाई देगा? क्या इसी तरह नाइट ड्यूटी देते हो? चौकीदार साहब, अचानक से किसी ने बेहोश कर दिया था। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? तुम शायद भांग की गोली खाकर आए हो। चौकीदार, नहीं साहब, मैं कोई नशा नहीं करता। डॉक्टर उस चौकीदार को आवश्यक निर्देश दे करके चला गया। तरुण और नेहा आगे की योजना पर विचार करने लगे। सुबह होने वाली थी। तरुण को वापस अस्पताल जाना पड़ेगा, क्योंकि दिखावे के लिए नेहा की बॉडी अस्पताल से क्लेम करनी थी। नेहा के चाचा सुबह बहुत जल्दी अस्पताल पहुंच गए थे। रात को उन्हें किसी ने बताना उचित नहीं समझा। केशव ने फोन बंद कर रखा था, टीवी कोई चला नहीं सकता था। सुबह जैसे ही केशव ने फोन ऑन किया, बहुत सारे मैसेज कॉल थे। उसने घर पर किसी को नहीं बताया और सीधे अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर के केबिन में अकेला बैठा था, गुमसुम बेचैन। जो सोचा था वो नहीं हो पाया। शाम को नेहा से मिलने के बाद केशव ने निश्चय किया था कि वो आत्मसमर्पण कर देगा और नेहा को बेइज्जत छुड़वा लेगा। लेकिन सुबह आई तो सुबह वज्रपात ले करके, भाभी, भैया और अब नेहा। केशव बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। डॉक्टर राउंड पर था। डॉक्टर जैसे ही केबिन में घुसा, केशव को देख करके चौंक गया। केशव ने पूछा, नेहा की बॉडी कब तक मिल जाएगी? डॉक्टर, अभी उसका पोस्टमार्टम होगा और भी अन्य फॉर्मेलिटीज हैं, दोपहर तक ही मिल पाएगी। केशव, क्या जरूरी है पोस्टमार्टम? बाय द वे, नेहा की मृत्यु कैसे हो गई? मैं उनसे पुलिस स्टेशन मिल करके आया तो वो स्वस्थ थी। डॉक्टर, या तो उसे पुलिस ने टार्चर किया है या नेहा ने आत्महत्या की कोशिश की थी। उसकी बॉडी पर काफी कट लगे हुए थे, जिसके कारण बहुत बह गया था और अधिक खून निकल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। केशव थका हारा सा अस्पताल से घर की ओर चल दिया। केशव ने नेहा की मौत की खबर सुनाई तो एक बार फिर घर में कोहराम मच गया। नेहा की चाची दहाड़ मार मार करके रोने लगी। पास पड़ोस के लोग आने लगे और एक शोक सभा शुरू हो गई। तरुण रात भर का थका हुआ था। उसे अस्पताल जाने के लिए नेहा मना रही थी। इस जंगल नुमा फार्म हाउस में उसे अकेले डर लगेगा। तरुण उसे समझा करके अस्पताल के लिए चल दिया। सुबह दिन निकल आया था। तरुण नींद में बोझिल होती आंखों को जबरन खोलता हुआ कार चला रहा था। फार्म हाउस से लगभग 30 किलोमीटर दूर सामने से एक द्रुतगामी से ट्रक आ रहा था। तरुण ने उससे बचने का भरसक प्रयास किया, लेकिन खुद और अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। तरुण गाड़ी सहित उस सड़क के नीचे लुढ़कता चला गया। गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी और तरुण उसी गाड़ी में फंसा हुआ था। ट्रक वाले ने रुकना उचित नहीं समझा। पास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला। तरुण की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। तरुण सिर में चोट लग जाने से बेहोश हो चुका था। किसानों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया। कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। तरुण का मोबाइल क्या पता कहां गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था। एक किसान ने किसी पौधे की पत्तियों को निचोड़ करके उसका रस चोट पर डाल दिया, जिससे रक्त बहना तो रुक गया। एक व्यक्ति ने निकट अपने गाँव जा करके एक बाइक सवार और बाइक को साथ लाया। बाइक में बीच में बैठाकर अस्पताल ले गए।
डॉक्टर ने तरुण की हालत देख करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तरुण बेहोशी से बाहर नहीं निकला। डॉक्टर ने इस दुर्घटना की सारी जानकारी ली और उन लोगों को धन्यवाद देते हुए विदा कर दिया। डॉक्टर के सामने धर्म संकट था। अगर पुलिस को सूचना दे तो नेहा भी पास में होने के कारण पकड़ी जा सकती थी। अगर पुलिस को सूचना नहीं दे तो तरुण व उसकी गाड़ी के बारे में कैसे बात संभाली जाएगी। फिलहाल डॉक्टर ने चुप रह करके तरुण को होश में आने का इंतजार करना ही उचित समझा। तरुण के जाते ही नेहा परेशान व थकी होने के कारण सो गई। लगभग 12 बजे नेहा को प्यास लगी। उसने पानी पिया और तरुण से बात करने के उद्देश्य से फोन लगाया। तरुण का फोन बंद आ रहा था। नेहा एक बार 2 बार कोशिश कर पुनः सो गई। भूख लगने पर उसकी नींद खुली। शाम के 4 बज रहे थे। नेहा ने तुरंत तरुण को फोन लगाया, लेकिन अब भी बंद आ रहा था। नेहा चिंतित हो गई। अब तक तरुण को आ जाना चाहिए था। नेहा के पास डॉक्टर का भी नंबर नहीं था। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेहा को भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। अस्पताल भी नहीं जा सकती थी। कोई भी पहचान लेता तो सारी पोल खुल जाती। नेहा बहुत दुखी हो गई। वो बैठे बैठे रोने लगी। प्रभु, मेरे अपराध की सजा दे रहे हैं शायद। नेहा ने उस अस्पताल का नंबर सर्च किया। अस्पताल का नंबर मिल भी गया। कॉल लगाया तो आउट ऑफ सर्विस। नेहा ने हिम्मत से काम लेने का विचार किया। तरुण को खोजना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले क्षुब्धता को शांत करने का उपाय खोजा जाए, फिर आगे सोचूंगी। नेहा ने अब तक उस कमरे के अलावा कुछ नहीं देखा था। उस कमरे से बाहर अन्य कमरों में खाने की वस्तु खोज रही थी। रसोई तो होनी चाहिए। नेहा ने पूरे कमरे देख डाले, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। शाम हो गई और पेट की ज्वाला भड़क रही थी। नेहा ने एक बड़े कमरे में पुनः प्रवेश किया। उस कमरे में एक दरवाजा दिखाई दिया। नेहा ने डरते डरते उसे खोला और उसे देख करके आंखों में चमक आ गई। वहां एक रसोई थी। नेहा ने उस रसोई को छान मारा। उसे एक रैक में वाइन की कुछ बोतलें, नमकीन के पैकेट्स, बिस्किट मिले। नेहा ने और भी कुछ मिल जाए इस उम्मीद से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। नेहा ने वहीं बैठकर नमकीन बिस्किट से अपनी भूख मिटाई। वो उस रसोई से बाहर निकलना ही चाहती थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। नेहा ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। 2 व्यक्ति उस कमरे के पास ही आ रहे थे। नेहा ने फुर्ती से उस कमरे को अंदर से बंद किया और रसोई में आकर के छुप गई। वो दोनों हर एक रूम की तलाशी ले रहे थे। कालू यार, श्यामू, मुझे लगता है इसमें कोई रह रहा है। ये कपड़े, पानी का जग, यहाँ कौन रहेगा? श्यामू, काफी समय पहले एक लेखक जो इसका मालिक है यहाँ रुकता था और कहानियां लिखता था। वो अब मर चुका है। उसके अलावा कौन आ सकता है? कालू, अपने को क्या आधी रात तक यहाँ ठहरना है? कोई आएगा तो उससे भी निपट लेंगे। श्यामू ने अपने बैग में से एक बोतल निकाली और दोनों पीने बैठ गए। नेहा ने बाहर निकलना उचित नहीं समझा। वो दोनों पीते जा रहे थे और आज की कमाई पर चर्चा भी कर रहे थे। कालू और श्यामू दोनों लुटेरे थे। एक पेड़ पर चढ़ जाता, किसी माल से भरे ट्रक में कूद जाते और मौका मिलते ही एक एक बोरी सड़क पर फेंक देते, जिसे दूसरा उठा लेता। दिन में नई नई जगहों पर छुप जाते और रात को चोरी लूट का काम करते। नेहा रसोई में कैद चुपचाप बैठी रही। नेहा रसोई में छुपी बहुत परेशान हो गई। कालू और श्यामू को नशा होता जा रहा था। दोनों नशे में एक दूसरे को अनाप शनाप बोल रहे थे। नेहा को डर महसूस हो रहा था। कालू, श्यामू, भूख लगी है, चल रसोई में कुछ देखते हैं। श्यामू, कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ अब कोई रहता भी नहीं है। लेखक के मर जाने के बाद इस फार्म हाउस का दिन रात का चौकीदार भी चला गया था। भूख लगी है तो चल किसी ढाबे पर जाकर के खाएं। दोनों वहां से चले गए। अस्पताल में तरुण बेहोश ही था। उसे होश में लाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर को चिंता होने लगी। अगर नेहा का चाचा नेहा की बॉडी क्लेम करने आ गया तो केशव वापस अस्पताल नहीं आया, क्योंकि नेहा की बॉडी उसके पति तरुण को ही मिलनी थी। शाम तक कोई नहीं आया तो उसे अस्पताल प्रशासन द्वारा मोक्ष धाम भिजवा दिया गया।
नेहा ने उन दोनों के जाते ही अस्पताल जाने का निश्चय किया। रात हो गई थी। गाड़ी को तरुण ले गया था जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका नेहा को पता भी नहीं था। नेहा फार्म हाउस से बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पास अस्पताल जाने का कोई साधन नहीं था। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो सड़क पर पहुंची। उसने कभी लिफ्ट नहीं ली थी। वो किसी वाहन को हाथ देते सकुचा रही थी। नेहा ने दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपा रखा था। बहुत इंतजार के बाद एक कार रुकी। एक नौजवान ने उसे लिफ्ट दे दी। नेहा ने कहा, शहर में कहीं भी छोड़ देना। कार चालक ने कोई बात नहीं की। शहर में घुसते ही एक चौराहे पर नेहा को छोड़ दिया। नेहा ने एक टैक्सी ली और अस्पताल पहुंच गई। नेहा आसानी से पहचानी नहीं जा सकती थी। वो डॉक्टर के क्वार्टर पर पहुंची। डॉक्टर ने तरुण के एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए कहा कि वो कोमा में है। उसकी होश आने में पता नहीं कितना समय लगेगा। नेहा पुनः अवसाद में डूब गई। मिस्टर भारत कोमा में ही दम तोड़ गए थे। नेहा ने डॉक्टर साहब से सारी जानकारी ली और जाने के लिए उठना ही चाहती थी कि डॉक्टर ने रोक लिया। अब रात में कहाँ जाओगी? अभी तरुण को देख करके वापस आ जाना और घर के लिए सुबह निकल जाना। आखिर नेहा डॉक्टर के भांजे की पत्नी थी। दुनिया के सामने रिश्ता छुपाना पड़ा था, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर को पता था कि तरुण के अलावा नेहा का अब कोई नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़र में नेहा मर चुकी थी। डॉक्टर, नेहा बेटी, एक सलाह दूं? तुम्हारे भलाई की बात है। नेहा जी। डॉक्टर, तरुण तो कोमा में है। डॉक्टर, तरुण तो कोमा में है। कब ठीक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तरुण की देखभाल तो मैं कर ही रहा हूँ। तुम अपने चेहरे की सर्जरी करवा लो, जिससे पहचाने जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नेहा, लेकिन तरुण को इस हालत में छोड़कर? डॉक्टर, कहीं विदेश नहीं जाना है। अब तो प्लास्टिक सर्जरी भारत में ही होने लगी है। नेहा को डॉक्टर की बात समझ में आ गई। उसने डॉक्टर से सारी जानकारी ली और मुंबई को रवाना हो गई। नेहा ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अब वो आसानी से पहचानी नहीं जा सकती थी। उसका चेहरा पहले से अधिक सुंदर हो गया। 3 महीने से तरुण का कोई समाचार नहीं मिला था। उसने वापस लौटने का विचार किया। लगभग 3 महीने बाद लौटी नेहा अब पहचानी नहीं जा रही थी। उसने नया नाम स्नेहा रख लिया था। नेहा अब स्नेहा बन चुकी थी। स्नेहा अस्पताल में गई तो मालूम चला कि तरुण की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। तरुण की मां भी अब अपना ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजारने लगी थी। मिस्टर भारत और अब तरुण भी उसी हालत में भर्ती था। तरुण की मां भी स्नेहा को नहीं पहचान पाई। स्नेहा भी तरुण की देखभाल करने लगी। डॉक्टर ने अपनी बहन तरुण की मां को कुछ नहीं बताया था। एक रात अस्पताल के बाहर सड़क पर 2 वाहन आपस में टकरा गए, जिनकी भयंकर आवाज़ से तरुण को अचानक झटका लगा। वो उस आवाज़ के कारण होश में आ रहा था। डॉक्टर के साथ तरुण का परिवार उसको होश में आते देख बहुत खुश हुआ। तरुण ने स्नेहा को पहचानने की कोशिश की। आंखों को देख करके पहचान गया। पास में माँ होने के कारण कुछ कह नहीं सकता था। अपनी माँ को पास देख करके कुछ कहना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाया। वह आंखें बंद कर पुनः सो। डॉक्टर साहब को अब यकीन हो गया कि तरुण शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। नेहा के चाचा और परिवार अब इस शहर में रहना नहीं चाहते थे। उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। अब इस शहर में दुख और कष्ट ही मिल रहे थे। हंसता खेलता परिवार, व्यवसाय, उनका नाम, शोहरत, सब कुछ खत्म हो गया। केशव को बहुत दुख महसूस होता था जब कोई नेहा उसके भाई भाभी की बात करता। एक गलत निर्णय ने सब कुछ तबाह कर दिया। केशव धीरे धीरे गम भुलाने के लिए अब नशे का सहारा लेने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा होता। के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा था। वो स्नेहा से भी बात करने लगा। केशव का परिवार अब इस शहर को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। केशव ने अपने मित्र के साथ नया व्यापार निर्णय लिया और अपनी कोठी प्रेस को बेचकर दूसरे शहर में होटल का व्यवसाय शुरू करने का मन बना लिया। नेहा की यादें, भैया भाभी की यादें उसे बेचैन कर रही थी। केशव, उसका छोटा भाई और दोनों की पत्नियां, दोनों के बच्चे तथा उनकी मां सब इस शहर को छोड़ दूसरे शहर में बसने को चल दिए। उनका यहाँ रहना सुकून नहीं दे रहा था। स्नेहा अस्पताल से रह करके तरुण को देखभाल कर रही थी। तरुण की मम्मी को बताया गया कि स्नेहा तरुण की पुरानी दोस्त है, जो अस्पताल में रह करके कोई रिसर्च कर रही है। कोमा के मरीजों का अध्ययन कर रही है, इसलिए वो तरुण की देखभाल करने में रुचि ले रही है।
तरुण की मम्मी का क्या आपत्ति होती भला। तरुण की मम्मी को स्नेहा पसंद आ गई। वो चाहती थी कि तरुण की सूनी जिंदगी में स्नेहा बहार बनकर आ जाए। नेहा के जाने के बाद तरुण का जीवन खाली सा हो गया था। डॉक्टर तरुण का पूरा ध्यान रखता था, स्नेहा का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए तरुण के घर ही चली जाती। मिस्टर भारत की मैनेजर काम छोड़ करके चली गई थी। केशव ने एक बार जो गलती की थी उसे दोहराना नहीं चाहता था। वो जाते जाते एक बार तरुण और उसकी माँ से मिलना चाहता था। केशव तरुण के घर पहुंचा तो वहां तरुण की माँ मिली और तरुण के एक्सीडेंट के बारे में बताया। केशव अस्पताल पहुंचा, तरुण के बेड पर जाकर के उसे स्नेहा दिखाई दी। केशव उसे पहचान नहीं पाया, सोचा कोई नर्स होगी। वो तरुण से मिल करके वापस जा रहा था, तभी स्नेहा ने उसे रोक लिया और तरुण के रिश्ते के बारे में पूछने लगी। स्नेहा जानना चाहती थी कि चाचा आप तरुण से नफरत करते हैं या नहीं। केशव ने बताया कि तरुण से उनकी भतीजी प्यार करती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। स्नेहा ने कहा कि आप लोगों को क्या मिला, अपनी भतीजी भी खो दी। केशव ने स्नेहा को उसी की कहानी बताई और अपनी गलती मानी। स्नेहा को जब पता चला कि उसका परिवार इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है तो उससे रहा नहीं गया। उसने केशव को बता दिया कि वो नेहा ही है। हमारी योजना ये थी कि जेल से अस्पताल आकर के मेरी मृत्यु का नाटक होता और हम देश छोड़ करके कहीं अपना जीवन बिताते, लेकिन तरुण के एक्सीडेंट के कारण ऐसा नहीं हो पाया। मुझे अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, जो डॉक्टर साहब के सहयोग से हो पाई। कोई डॉक्टर बिना कारण के इस तरह के कार्य नहीं करता। अभी 15 दिन पहले ही मुंबई से लौटी हूँ। केशव को बहुत खुशी हुई कि स्नेहा के रूप में नेहा जिंदा है। उसने अपने नए ठिकाने का पता दिया और तरुण के ठीक होते ही मिलने आने का वादा किया। केशव खुशी खुशी अस्पताल से रवाना हुआ। केशव के जाने के बाद स्नेहा ने सारी बात तरुण को बताई। तरुण को यह जानकर खुशी हुई कि नेहा के चाचा के दिल में कोई नफरत नहीं है। अब तो तरुण को इंतजार था कि वो सब अस्पताल से छुट्टी होने का। तरुण की मम्मी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। केशव ने नेहा रिसोर्ट के नाम से एक होटल बनवाया जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण खूब प्रसिद्ध हो गया। तरुण ठीक होकर के घर आ गया। स्नेहा भी साथ आ ही गई थी। तरुण की मम्मी के सामने वो ऐसा व्यवहार करते कि उन्हें कुछ शक ना होने पाए। तरुण की मम्मी ने स्नेहा को तरुण से शादी करने के लिए राजी कर लिया। दोनों की शादी कर दी गई। तरुण और स्नेहा दोनों सुहाग रात मनाने नेहा रिसोर्ट में गए। तरुण और स्नेहा का भव्य स्वागत किया गया। सारे गिले शिकवे भुला करके दोनों परिवार फिर से एक हो गए। स्नेहा और तरुण प्रेम पूर्वक अपना जीवन एंजॉय कर रहे थे। केशव और उसके परिवार ने स्नेहा को अपना लिया था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।